Assalamu alaikum students. I am Syed Irfan Ali Shah and you are watching my YouTube channel Instant Physics Study. Students, क्लास 9 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी से आज हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये क्वेश्चन मेरे इंस्टाग्राम पेज shah.coaching academy से मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड along a straight road. Is there any work done on the car? So answer is no. There is no work done on a car moving with a constant speed along a straight line. असल में स्टूडेंट रीज़न ये है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सो देयर इज़ नो चेंज इन इट्स वेलोसिटी. If there is no change in its velocity, it means that there is zero acceleration. From Newton's first law of motion, if force is zero, so acceleration is zero. So it means that कि यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है वो बैलेंस है, मतलब बैलेंस फोर्स का मतलब है ज़ीरो फोर्स है. सो अगर फोर्स मेरे पास ज़ीरो है, सो इट मीन दैट कि वर्क डन भी ज़ीरो होगा, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू होता है एफ डॉट एस. इट मीन दैट फोर्स इनटू डिस्टेंस. फोर्स होनी चाहिए और डिस्टेंस कवर होना चाहिए. सो इनमें से अगर कोई भी चीज़ हमारे पास ज़ीरो होगी, सो इट्स मीन दैट कि वर्क डन हमारे पास क्या है, ज़ीरो है. सो मैंने यहाँ पे लिखा है नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. व्हेन अ कार इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, इट्स काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज. नो एक्सटर्नल फोर्स. नो एक्सटर्नल फोर्स मीन सिंस द कार इज मूविंग विद ऑन स्ट्रेट रोड और लेवल रोड, हमारे पास देयर इज़ नो एक्सटर्नल फ्रैक्शन फोर्स, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा. सो इट मीन दैट देयर इज़ नो चेंज इन इट्स वेलोसिटी. सो लास्ट में मैंने जो एक हेडिंग बना के लिखा हुआ है कि बैलेंस फोर्स. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ कार आर बैलेंस्ड विद द बैकवर्ड फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रैक्शनल बैलेंसिंग द अप्लाइड फोर्स ऑफ अ व्हील ऑन द रोड. मैंने ये इस तरह लिखा है कि असल में नेट फोर्स जो है वो एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल टू ज़ीरो है. सो स्टार्ट में जैसे मैंने बताया कि इफ़ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल टू ज़ीरो, सो इट मीन दैट के वर्क डन इज़ आल्सो ज़ीरो. इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी, सो इट मीन दैट कि जो फोर्स एक्ट हो रही है वो बैलेंस फोर्स है. क्योंकि अगर हमारे पास अनबैलेंस फोर्स होती तो कभी कार स्पीड अप होती, कभी स्पीड डाउन होती. सो देयर इज़ चेंज इन वेलोसिटी, सो इट मीन दैट कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता. और अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इट मीन दैट कि फोर्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है. फोर्स अप्लाइड जो है वो ज़ीरो नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, इफ फोर्स ज़ीरो, acceleration 0. So force 0, so it means that work done on a body equal to 0 because W is equal to F dot S. This is the formula of work done. So अगर हमारे पास work done में force 0 हो या distance 0 हो, so it mean that कि हमारे पास total work done on a body equal to 0 है. So आपने simply लिख देना है no, there is no work done on a car moving with a constant speed along a straight road. उसके बाद आपने ना दो तीन रीज़न देनी है उसकी. रीज़न जो पहले मैंने लिखी है, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और नो एक्सटर्नल फोर्स, ये आप लोग लिख सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट, सो इसको अपने पास नोट डाउन कर लें. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, डज द वर्क डन इन अ राइजिंग अ बॉक्स अप इन अ बिल्डिंग डिपेंड अपॉन ऑन द हाउ इट इज़ फास्ट इट इज़ राइज अप थ्रू अ विच पाथ टू हाउ मच हाइट. स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास, ठीक है ना, वो हमारे पास इस चीज़ पर या वर्क डन हमारे पास इस चीज़ पर नहीं डिपेंडेंट हमारे पास कि आप कितना फास्ट जा रहे हैं. अगर आप फास्ट जाते हैं तो आपकी पावर ज़्यादा है, लेकिन अगर आप स्लो जाते हैं तो आपकी पावर कम है. ठीक है ना, वर्क डन सेम ही होगा. लेट सपोज मैं आपको एक बात सिंपल समझाता हूँ कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट आपके पास मूव हो रहा है, अगर वही ऑब्जेक्ट जो आपके पास मूव हो रहा है, एक बच्चे की फोर्स ज़्यादा है, ठीक है ना, और वो उसको 10 सेकंड में कर रहा है, दूसरे बंदे की फोर्स कम है और वो उसको लेस टाइम में कर रहे हैं. सो इट मीन दैट कि दोनों वर्क डन इक्वली कर रहे हैं, बट दोनों की पावर डिफरेंस है. सो हमने आंसर ये लिखना है, नो द वर्क डन इन राइजिंग अ बॉक्स अप इन अ बिल्डिंग डज नॉट डिपेंड हाउ फास्ट इट इज राइज. नंबर वन. देन एक्सप्लेनेशन में आपने लिख देना है कि वर्क इज the product of force and displacement and it is only depend on these two factors. The work done is independent of the velocity of an object at the time for which
द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, दोनों पे हमारे पास इंडिपेंडेंट है। देख लें उसने कहा है वेलोसिटी पे भी टाइम पे भी इंडिपेंडेंट है। अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, अगर आपका टाइम ज़्यादा या कम हो रहा है, सो फिर भी आपका वर्क डन सेम रहेगा। मैंने यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको एक एग्जांपल भी बताई है कि व्हेन अ फोर्स मेक एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू सम डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, वर्क इज सेड टू बी डन। द वर्क इज राइजिंग, ठीक है, बॉक्स कैन कैलकुलेट यूजिंग द फार्मूला W is equal to F cross D, where W is the work done, F is a force and D is the displacement. So in formula there is हमारे पास no place to put distance, सॉरी वेलोसिटी के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है कि हम वेलोसिटी पुट करें, ना ही हमारे पास टाइम की जगह है कि हम टाइम पुट करें। सो इट मीन दैट जो आप वर्क डन कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर, एंड टाइम, जो टाइम आपका लग रहा है दोनों के ऊपर ऑब्जेक्ट क्या है, उस आपका जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट है। सो नो वर्क डन, ठीक है ना, नो हमारे पास एक्स्ट्रा वर्क डन भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। राइजिंग अ बॉक्स इन अ बिल्डिंग डज नॉट डिपेंडिंग टू हाउ फास्ट यू टेक इट, हमारे पास एट द हाइट, आप जितना उसको फास्ट लेके जाएं, जितना उसको स्लो लेके जाएं, आपके जो वर्क डन होगा जो आप वर्क डन कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होगा, सेम ही होगा। मैंने इसकी एग्जांपल भी आपको बता दी है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ले लें कि अगर एक आदमी एक बॉक्स को 5 सेकंड में लेके जाता है और दूसरा आदमी उसी बॉक्स को 10 सेकंड में लेके जाता है, सो वर्क डन सेम रहेगा। ओनली क्या चेंज होगा, ओनली हमारे पास पावर उनकी आपस में चेंज हो सकती है, ठीक है। सो वर्क डन हमारे पास इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी एंड टाइम के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वर्क डन ऑन अ बॉडी इधर स्पीड इट अप, स्लो इट डाउन, कीपिंग इन माइंड एक्सप्लेन हाउ मच वर्क इज डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन एन ऑर्बिटल सैटेलाइट, ठीक है ना। एक सैटेलाइट के ऊपर फिर उसने एंड में बोला है कितना वर्क डन होगा। आपने आंसर यूं लिख देना है, द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज 0। अब वाई 0, तो देखिए अच्छा बिकॉज, आप रीजन की भी हेडिंग यहां पे दे सकते हैं। द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ सैटेलाइट्स वेलोसिटी। याद रखें जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट की बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है इट्स वेलोसिटी। अगर उसकी वेलोसिटी सर्कुलर पाथ की तरफ जा रही है, सो हमेशा डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में मैंने देखिए लिखा है, इट इज अ फोर्स दैट एक्ट ऑन अ बॉडी टू मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इट्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सिंस द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ सैटेलाइट वेलोसिटी, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट caused by the force and the work done is 0। अगेन एक बात सुन लें, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि वर्क जो आपका होता है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस पर डिपेंडेंट होता है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स मीन फोर्स मौजूद है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो फोर्स इनटू 0 मेरे पास वर्क डन इज आल्सो 0। नाउ दिस मीन दैट द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्रीज। आप यूं भी कह सकते हैं कि वर्क डन कब 0 हो सकता है, जब फोर्स भी हो। तो आप लिख सकते हैं कि एफ डी कॉस 90, वेन एवर कॉस 90 आप अप्लाई करते हैं, सो कॉस 90 इक्वल टू 0। सो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इक्वल टू 0, तो सब कुछ हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो आपने सिंपली इसको लिख देना है, द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज 0 because the force is always perpendicular to the direction of satellite's velocity। उसकी velocity से जो force होती है वो perpendicular होती है। नंबर 1 ये रीज़न हो गई। नंबर 2 रीज़न मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स के पैराग्राफ में आपको लिख के बताई हुई है कि असल में डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सो 2 रीज़न आप लिख सकते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज़ द डायरेक्शन हमारे पास, ठीक है ना, ऑफ फोर्स दैट इज़ परपेंडिकुलर। The second one, the displacement covered by a satellite is 0 because it is moved in a circular path। सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। एंड सेकेंड हमारे पास यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है वो हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। सो ये 2 रीज़न आपने अपने पास नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, a bullet is fired from a gun, bullet penetrates into the sand wall and stop, where does its kinetic energy use?
आप देखें जब फायर होती है तो बुलेट जो होती है वो इनसाइड जो सैंड वॉल होती है उसमें पेनिट्रेट हो जाती है। सो क्वेश्चन ये है कि जो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी थी उससे कोई वर्क डन हुआ? अगर हुआ तो कौन सा वर्क डन हुआ, वो काइनेटिक एनर्जी किधर चली गई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू हमारे पास लॉ हम कहते हैं कि जब भी एनर्जी कंज्यूम होती है तो वर्क डन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लिखा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बुलेट इज चेंज इनटू हीट एनर्जी। नंबर वन, वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू फ्रैक्शन। नंबर सेकंड, साउंड एनर्जी वेन एवर पेनेट्रेटिंग होती है, आप वहाँ पे साउंड सुन सकते हैं, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड समटाइम्स लाइट एनर्जी, कभी कभार स्पार्क प्रोड्यूस होता है, लाइट एनर्जी भी हमारे पास वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। बट द टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। जो हमने कहा था ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कंजर्व। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि असल में बुलेट की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा है कि व्हेन अ बुलेट पेनिट्रेट इनटू अ सैंडबैग, some of its kinetic energy is transferred to the sand grain in from a heat, उनको हीट अप करने में कुछ कंजर्व हो जाती है। and a sound as a bullet slow down and eventually comes to a stop, या it comes to a rest फॉर्म में आ जाती है। the rest of energy जो होती है हमारे पास वो किधर जाती है? is dissipated as deformation and displacement of the sandbag material। याद रखें जो रिमेनिंग हमारे पास एनर्जी होती है वो उस बैग की डिफॉर्म पोजीशन बनाने में, उसको लेट सपोज की शेप क्या करने, ख़राब करने में, एंड जो वो डिस्टेंस जो कवर करती है, डिस्प्लेसमेंट जो कवर करती है बुलेट, तो उसमें वो क्या होती है, कंजर्व हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, एन एलईडी लाइट बल्ब हैज़ एफिशिएंसी ऑफ 80%, डज इट वायलेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल? सो देखिए, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, it is a universal law and no being or law in this universe violate it। याद रखें कि एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे पास यूनिवर्सल लॉ है। इट मीन दैट कि ये हर एक फंक्शन पे, हर एक चीज़ पे क्या है, अप्लाई होगा। सो इट मीन दैट कि ये कभी भी नहीं हो सकता कि एनर्जी जो है तो वो जो है तो क्रिएट भी हो और वो हमारे पास जो है तो विदाउट रीज़न क्रिएट हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है और वो विदाउट रीज़न हो रही, नो। सो कभी भी नहीं हो सकता। हम मैंने एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, एन एनर्जी सेविंग बल्ब विद एन एफिशिएंसी ऑफ 80% मीन दैट 80% ऑफ एनर्जी कंज्यूम बाय अ बल्ब इज कन्वर्टिंग इनटू लाइट while the remaining 20% is lost as heat. This means that for energy 100 unit of energy the bulb use, जो बल्ब 100% जो एनर्जी या 100 यूनिट जो यूज करेगा आर कन्वर्टेड इनटू लाइट, जो उसमें से 80 यूनिट्स आर कन्वर्टेड हमारे पास इनटू लाइट एंड 20 आर कन्वर्टेड इनटू हीट, which mean that energy is converted into other form. It mean that total energy remain conserved. हमने जो कहा था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये याद रखें, यहाँ पे 80% जो हमारे पास जो बल्ब एनर्जी यूज़ करता है वो कन्वर्ट करता है इनटू लाइट, 20% जो रिमेनिंग एनर्जी होती है वो इनटू हीट करता है। दोनों को आप इकट्ठा करें, सम करें तो ये इनपुट के इक्वल हो जाएगी। सो याद रखें, यहाँ पे 80% एफिशिएंट का मतलब ये है कि वो 100 यूनिट्स में से ओनली 80 यूनिट्स कन्वर्ट कर रहा है इनटू लाइट, 20 यूनिट्स हमारे पास क्या हो रहे हैं, डिसिपेट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी कंजर्व हो रहा है हमारे पास, ठीक है ना। सो जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या है, कंजर्व है, मीन टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कंपेयर टू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज? स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, रिन्यूएबल जो सोर्सेज होते हैं, जैसे आपके पास सेल हो गया, बैटरीज हो गई, आपके सोलर सिस्टम हो गए, आपके हाइड्रो पावर सिस्टम हो गए, विंड मिल्स जितनी भी हैं, दीज आर रिन्यूएबल सोर्सेज। आप देख लें कि इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं हो रही। तो जितने भी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जिसमें सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स की अगर मैं बात करता हूं, तो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन्हीं की वजह से बन रही है, जो कि हमारी इन्वायरमेंट को, हमारी एयर को पोल्यूट कर रही है।
सो यहाँ पे मैंने आंसर को इस तरह से लिखा है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक विंड मिल, सोलर एंड हाइड्रो पावर कैन रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कंपेयर टू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। अब एक्सप्लेनेशन में मैंने कुछ रीजंस बताई हैं, वो रीजन आप देखें। Power generated by renewable sources such as wind, water and sunlight does not produce harmful carbon dioxide emission that lead the climate change which causes। अब देखिए जो चीज़ें यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेज से हैं उससे हमारे पास कोई हार्मफुल चीज़ नहीं आ रही। तो जब हार्मफुल चीज़ नहीं आ रही सो इट मीन दैट कि वो हमारी इन्वायरमेंट पे बैड इम्पैक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। लेकिन अगर रिन्यूएबल सोर्सेज में, हाँ एक चीज़ है, रिन्यूएबल सोर्सेज कैन आल्सो हैव इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स सच एज इंप्रूविंग एक्सेस टू एनर्जी। आप ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ले सकते हैं, ठीक है ना। क्रिएटिंग लोकल जॉब्स, उसकी वजह से आपके पास काफ़ी लोकल जॉब्स भी हो सकती हैं। एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी उसकी वजह से इम्प्रूव हो सकती है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल मैं आजकल मैं आपको देता हूँ, जो कि सोलर सिस्टम लोग अपने घरों पर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि उसका कोई साउंड एनर्जी नहीं है, मीन साउंड पोल्यूशन नहीं हो रही, कोई उससे धुआं नहीं निकल रहा, ठीक है ना, कोई हमारी इन्वायरमेंट डिस्टर्ब नहीं हो रही। सो रिन्यूएबल सोर्सेज हमारी जो इन्वायरमेंट है उसके लिए बहुत अच्छे हैं एज कंपेयर टू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, बिकॉज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से बहुत सी हार्मफुल गैसेज हमारी इन्वायरमेंट में आ रही हैं, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सेकंड नंबर, वेदर कास्टिंग हमारे पास बहुत चेंज हो रही है। थर्ड, हमारे पास जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है हमारे पास, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम बोल सकते हैं, एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो इफेक्ट हो रहा है। सो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हमारे पास जो है वो हमारी इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है एज कंपेयर टू हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेज। सो रिन्यूएबल सोर्सेज हमारे पास क्या है, आर गुड, ठीक है, फॉर आवर एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, विल वी इवेंचुअली रिले entirely on renewable energy sources, why or why not। स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि रिन्यूएबल सोर्सेज जितने भी हैं उनको इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल है, नंबर 1। सेकेंड नंबर, वो बहुत कॉस्टली है। जैसे आजकल सोलर सिस्टम्स की आप एग्जांपल ले सकते हैं। अब सोलर सिस्टम की जो प्लेट हो गई, फिर उसके बाद उसके जो इन्वर्टर्स एंड बैटरीज हो गई जितनी भी, ठीक है ना, सो ये बहुत ज़्यादा हमारे पास कॉस्टली हमें पड़ते हैं। तो हम रीजंस में इस तरह लिख सकते हैं कि वी विल इवेंचुअली रिले इंटायरली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बट देयर आर सम चैलेंजेस टू कंसिडर। अब वो चैलेंजेस कौन कौन से हैं। नंबर 1, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल। अब रात के टाइम लाइट नहीं होती, ठीक है, सो इट मीन दैट कि हमारे पास सोलर सिस्टम काम नहीं कर सकता। कभी कभार हवा नहीं होती तो विंड मिल काम नहीं करेगी वैसा, ठीक है ना। Each type of energy required a specific technology so that we can convert it into electricity। याद रखें कि आपके पास completely specific technology होगी तभी आप एक form of energy को another form of energy में like electricity में convert कर सकते हैं। Considering the energy we can get from renewable technologies, their initial cost is high and sometimes unaffordable। आपको जैसे मैंने सोलर सिस्टम की एग्जांपल बताई है कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, यूँ समझ लें कि हमारे पास अनअफोर्डेबल है, ठीक है ना। वी नीड अ लॉट ऑफ स्पेस। जैसे सोलर सिस्टम की प्लेट्स लगाने के लिए आपको बड़ा स्पेस की ज़रूरत होती है, विंड मिल लगाने के लिए आपको बड़े स्पेस की ज़रूरत होती है। दिस विल कॉज मैनी प्रॉब्लम फॉर रिन्यूएबल एनर्जी साइट्स, ठीक है ना। तो इसकी वजह से भी हमारे पास देखिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस लाइक पीवी पैनल्स आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव। याद रखें उसकी इंस्टॉलेशन आप खुद नहीं कर सकते, डेफिनेटली उसकी इंस्टॉलेशन आप स्पेसिफिक जो मैकेनिक होंगे उसी से करवाएंगे एंड वो बहुत कॉस्टली पड़ती है। सो यहाँ पे क्वेश्चन था, विल वी इवेंचुअली रिले इंटायरली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो हम कर भी अगर सकते हैं, अगर यस भी बोलते हैं, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ चैलेंजेस की बात की है कि उन चैलेंजेस का सामना हर कोई नहीं कर सकता, एज हमारे पास फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से भी आप कंप्लीटली उन पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, नंबर 1। एंड सेकंड हमारे पास बात क्या होती है कि ईच जो हमारे पास स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है वो ईच एंड एवरी टाइम काम नहीं करती।
मीन कुछ चीज़ें जैसे सोलर पैनल्स हो गए वो रात को काम नहीं करते बिकॉज रात को लाइट नहीं होती, सनलाइट नहीं होती, सो वो उस लाइट को जो है तो अदर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन इंक्रीजिंग द पावर ऑफ अ मशीन इम्पैक्ट इट्स एनर्जी कंजम्पशन। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें कि अगर आपकी पावर इंक्रीज होती है सो इट मीन दैट कि आपकी मशीन की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। सो मैंने स्टार्टिंग में यूँ लिखा, पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। एक्सप्लेनेशन में मैंने आपके लिए यूँ लिखा, if the power of a machine is increased, the amount of work done over a period of time increases। याद रखें कि नॉर्मली पावर मेरे पास होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, सो इट मीन दैट कि अगर सेम टाइम में आपने पावर इंक्रीज करनी है सो आपने एनर्जी की हमारे पास जो वैल्यू होती है उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो इट मीन दैट सम अमाउंट ऑफ सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, जो आपका होगा इन अ शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम और मोर वर्क कैन बी डन इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। सेम टाइम में मोर वर्क होगा तभी पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सो दिस इज बिकॉज इंक्रीजिंग इन द पावर ऑफ अ मशीन allow it to exert a generate force on the object which is turned into cause of object to accelerate faster and convert the fixed distance in less time as energy consumption is also increase। याद रखें कि जब आप सेम अमाउंट ऑफ वर्क लेस टाइम में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो आप अपने इंजन को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लेस टाइम में सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन करे। सो इट मीन दैट कि यहाँ पे पावर तभी इंक्रीज होगी। Hence, increasing the power of a machine impact its energy consumption। So, अगर आपने अपनी जो मशीन है या जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी पावर इंक्रीज करनी है सो ये याद रखें कि वो फिर आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन है उससे उसको भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। नॉर्मल टाइम में, चलिए मैं आपको एक आम सी एग्जांपल देता हूँ। अगर एक कार, ठीक है ना, स्लो स्पीड से जा रही है, नॉर्मल स्पीड से जा रही है, सो इट एट दिस टाइम हमारे पास वो जो कंजम्पशन ऑफ फ्यूल है वो लेस कर रही है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, वही काम लेस टाइम में करना चाहते हैं और गाड़ी को एक्सेलरेट करना चाहते हैं, सो आपकी कंजम्पशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, अ परपेचुअल इंजन हैज़ एन एफिशिएंसी इक्वल टू 1, व्हाई इट विल नॉट वर्क। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें कि इन द यूनिवर्स कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 1 आ जाए। एफिशिएंसी 1 कब आती है कि जब आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क इक्वल होते हैं। मीन जब आउटपुट और इनपुट इक्वल हो जाएं सो दे कैंसिल ईच अदर, इट इज इक्वल टू 1। मीन 10 by 10 इक्वल टू 1, 25 by 25 दैट इज इक्वल टू 1। सो अगर एफिशिएंसी 1 है सो इट मीन दैट कि यहाँ पे इनपुट इक्वल टू आउटपुट है या आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट है, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। आप लोगों की बुक में एक आइडियल सिस्टम लिखा हुआ था कि जो कि कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज लाजमी बात है कि कोई भी इंजन अगर वर्क डन कर रहा है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारे पास होती है वो हीट में कन्वर्ट होती है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट होती है, साउंड में कन्वर्ट होती है। सो इट इज़ इम्पॉसिबल कि कोई भी मशीन आपको 100% आउटपुट दे। मैं इसकी एग्जांपल आपको यूं बता देता हूं कि लेट आपके पास कोई भी एक इंजन है और आपने वहां पे 500 जॉल्स एनर्जी का पेट्रोल उसको इनपुट में दिया। अब डेफिनेटली जब गाड़ी चलती है तो साउंड भी प्रोड्यूस होता है, इंजन हीट अप भी होता है, ठीक है ना। फ्रैक्शन एनर्जी की वजह से भी हमारे पास जो इनसाइड मशीन या इंजन के पार्ट्स होते हैं वो फ्रैक्शन जो कर रहे होते हैं। सो आपके पास वो 500 जॉल्स का जो पेट्रोल जो एनर्जी थी, इनपुट थी, वो 500 आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो सकती कभी भी। दिस इज इम्पॉसिबल कि किसी भी मशीन की इनपुट और आउटपुट आपस में इक्वल हो जाए। सो मैंने यहां पे लिखा है इट इज अ हाइपोथेटिकल मशीन दैट कैन डू वर्क
अब याद रखें हाइपोथेटिकल जस्ट आपकी एक इमेजिनेशंस हैं, ठीक है ना, ये वर्किंग में सिस्टम में नहीं हो सकती, ठीक है ना। दैट अच्छा, कैन डू वर्क आइडेंटिफाई हमारे पास विदाउट एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो वर्क विदाउट इनपुट एनर्जी होता है क्या होता है, 10 इट वायलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, ठीक है ना, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमारे पास वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म होगी, मीन डेफिनेटली आप इनपुट देंगे। अगर आप इनपुट नहीं देते, कोई भी एनर्जी नहीं देते, सो इट मीन दैट कि वहां पे वर्क डन नहीं हो सकता। सो दिस इज क्या, ये जस्ट एक कंसेप्चुअली बात है, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस इज इम्पॉसिबल कि किसी भी मशीन की एफिशिएंसी हमारे पास 1 हो जाए, ठीक है। सो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।